हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस कंडीशन में जो एक बेसिक चीज़ सीखने जा रहे हैं, नाम है उसका क्या? नॉर्मलता। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा। पहले हमने इसके पहले मोलरता पढ़ा, अब दूसरे टॉपिक क्या ला रहे हैं? नॉर्मलता। अब नॉर्मलता मोलरता का रिलेशन भी देखेंगे, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चूंकि इनिशियल केस है तो कॉन्सेप्ट बड़ा मायने रखता है। आइए देखते हैं अब क्या होता है। नॉर्मलता है क्या कि ये सॉल्यूशन की सांद्रता को बताता है। क्या बताता है? सांद्रता को। ध्यान से सुनना। तो किसी बिलियन में, ध्यान समझना, बिलियन के पहले डिफिनीशन लिखते हैं इसकी। बिलियन के 1 लीटर में या प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के, देखो ध्यान से, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, चाहे तो साथ में आप लिख भी सकते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ओ भाई देखो, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। आसान सा है। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करेंगे। आइए बात को समझते हैं, ध्यान सुनो। ये हमने क्या बनाया? ध्यान से सुनना। एक सॉल्यूशन लिया, इसमें विलेय होगा और विलायक भी होगा। नॉर्मली अब ये जानते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे विलायक और जिसकी मात्रा उससे कम उसे विलेय। तो कह रहे हैं बिलियन के 1 लीटर उपस्थित विलेय, ये देखो विलेय कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब ये ग्राम तुल्यांक है क्या? तुल्यांक है क्या? तुल्यांक क्या होता है? जैसे ये इस पदार्थ को इसमें हमने मिलाया तो इस मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करने की क्षमता को बताता है। क्या बताता है? तुल्यांक क्या बताता है? किसी पदार्थ के क्रिया करने की क्षमता को बताता है। क्लियर हुआ? आओ, तो ये रहा। अब इसी के क्या देखने हैं? ग्राम तुल्यांक। और पर लीटर में है कितना? तो नॉर्मलता के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है, बटे बिलियन का आयतन किस में लेना है? लीटर में। आओ भाई देखो, अब ग्राम तुल्यांक बराबर होता क्या है? अब ध्यान से सुनना, भार बटे तुल्यांकी भार। ओ भाई, और ये आयतन किस में बोलो? लीटर में। अब एक बला और आ गई, ये तुल्यांकी भार क्या है? इस पे बाद में चर्चा होगी, अभी चर्चा कर लेते हैं। इसको W से शो करो, इसको E से शो करो, इसको V से शो करो, तो क्या हो जाएगा? N इक्वल टू W अपान E इंटू V इन लीटर। ये पहला फार्मूला आया, पहला फार्मूला आ गया, ठीक है। अब यदि, ध्यान से सुनो, यदि आयतन ml में हो, मिलीलीटर में हो, तब क्या करोगे? नॉर्मलता। तब क्या करोगे? नॉर्मलता समझना। तो क्या हो जाएगा? आपने W लिया है, ठीक है, E भी है, और ये भी किस में है? ml में। इसको किस में बदल लो? लीटर में। तो लीटर बदलने के लिए जितना ml है उसमें 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो देखो फार्मूला आया, क्या आया? ये W है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 1000, और ये E है, और ये भी किस में हो जाएगा? ml में लिया गया। हालांकि लीटर में ये आ गया,
फार्मूला। तो ये जब लीटर में है तब लगाओगे, ये किस में है, ये ml में है तब लगाओगे। तो अब आपके लिए दिक्कत क्या आ जा रही है, ई का मान कैसे निकाला जाए। ये ई क्या है, तुल्यांकी भार है, कैसे निकाला जाए, बिना इसके तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके सामने कहा कि हमने कहा NaOH के 4 ग्राम 100 ml में डिजॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये 100 कहें कि 100 ml बिलियन में 4 ग्राम क्या NaOH है भैया, तो इसका क्या निकालो, नॉर्मलता निकालो। हमको तो पता ही नहीं है कैसे निकालेंगे, ई तो पता ही नहीं है, ई वाला कैसे निकालेंगे। तो क्या कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बताते हैं ई का मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम ई कैसे ज्ञात करेंगे, ई कैसे ज्ञात करना है पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले जो विलेय मिलाया जा रहा है उसको पहचानना पड़ेगा। अम्ल है तो अम्ल के लिए चलेंगे, एसिड है तो एसिड के लिए चलेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर इसके लिए ई का मान आपको ज्ञात करना है तो आपने इसका सूत्र भार यानी कि अणुभार बटे H प्लस की संख्या यानी कि एक अणु द्वारा, एक अणु जितना H प्लस देगा उससे डिवाइड कर दोगे तो उसके ई का मान आ जाएगा, याद रखना। या इसकी यही क्या कहलाता है, H प्लस की संख्या क्या कहलाती है, क्षारकता। तो यहां क्या रख सकते हो, क्षारकता भी रख सकते हो। तो एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी अम्ल। तो अगर एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी अम्ल आ जाए तो यहां आप जान जाइए कि H प्लस 1 है, 2 है और क्या 3 है। जैसे अम्ल है, अम्ल अगर लिख दे गई एक क्षारकी और क्या लिख दे द्विक्षारकी या द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी ना, तो यहाँ समझना कितना H प्लस देगा ये 1, इसके मालिकुल कितने H प्लस देंगे 2, इसके मालिकुल कितने H प्लस देंगे 3। जैसे देखो ये HCl 1 देगा, H2SO4 2 देगा, H2CO3 2 देगा, H3PO4 कितना देगा 3 देगा। तो ये किसी एसिड के लिए है। जैसे कि एग्जाम्पल इधर देखो, यही ले लो H2SO4, इसके लिए ई की वैल्यू निकालना है। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ये 2H प्लस देता है और SO4 डबल क्या आया माइनस आया, देखना भाई ध्यान से। तो अब क्या होगा, अब यहाँ तो आ गया H प्लस, कितने आ गए हैं 2। तो अणुभार इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 1, सल्फर का होता है 32। ध्यान सुनो, ये 16 चौका 64, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौका 64। तो ये देखो यहाँ पे क्या करना होगा, इनका भार निकालने के लिए परमाणु भार जोड़ना होगा। जैसे ध्यान समझो, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और परमाणु भार क्या होता है 16। ऐसा आप क्या पढ़े हैं, तो ये 16 वाला जोड़ना, 16 चौका 64, जोड़ लो कितने आ गए 98 डिवाइड कर दो क्या आ गया 49 इज ई, वैल्यू ऑफ ई फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या आ गया, ई की वैल्यू क्या। अब मेमोराइज भी कर सकते हो, इसका कितना आएगा 49 ही आएगा। ऐसे एक क्षारकी, द्विक्षारकी ये शब्द लिख दे और उसका परमाणु या अणुभार दिया है तो आपने ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल निसंकोच इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। चलो आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं दूसरा केस, ध्यान से समझना। क्षार के लिए, क्षार के लिए वही ई की वैल्यू ज्ञात करना, सूत्र भार, और यहाँ क्या कर दो OH माइनस की संख्या एक अणु द्वारा। अब ये OH माइनस की जो संख्या होती है वो अम्लता कहलाता है, अम्लता, ठीक है। अब यहाँ एक क्षारकी, यहाँ एक अम्ली बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे
द्विक अम्लीय क्षार, ऐसे क्या बोलेंगे, त्रिक अम्लीय क्षार। तो जो H+ आ जाएगा ना, तो ये एक OH माइनस देगा। OH+ एसिड के लिए था, OH- होगा। क्षार को कैसे पहचाने, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा था, एसिड बेस सॉल्ट। यहाँ 2OH- देगा एक अणु, यहाँ 3OH- देगा। ठीक है, जैसे NaOH देखा, एक देगा। CaOH ट्वाइस कितना देगा, ये 2 देगा। ये देखो AlOH थ्राइस, अगर ऐसे है LaOH थ्राइस, ये कितने देंगे, 3 देंगे। तो ऐसे है, इनका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये CaOH ट्वाइस है, इसके लिए E की वैल्यू निकालना है ना, तो ये तो क्लियर होगा, 2OH+ देगा, सॉरी 2H- देगा, तो इसके लिए 2 लिख दोगे सूत्र से। अब इसका होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 दूना 32, 2 है ना, हाइड्रोजन होगा 16 1 17, 17 दूना 34, अब होगा 74, 74 बटे क्या 2 किया, तो क्या आ गया 37। लो, ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या, ई का मान किसके लिए रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए, फिर आते हैं तीसरा केस सॉल्ट के लिए बताते हैं आपको। चलिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं ई की वैल्यू किसी लवण के लिए। ठीक है, देखना ध्यान से, बिल्कुल वही है। यहां क्या करोगे, धनावेश की संख्या बस, या कर सकते हैं ऋणावेश की संख्या, जो भी एक ले लो। अब एक और में कितने धनावेश बन जाए और कितने ऋणावेश। आओ देखो, एक एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये क्या है, Na2CO3, ये टूटेगा 2Na क्या होगा प्लस, प्लस CO3 क्या होगा माइनस। भाई देखना, अब क्या है, तो इसका E की वैल्यू निकालना है, तो पहले 23 दूना 46 हो गया, ये इसका और बाहर निकालो, 46 इसका हो गया, 23 होता है 46 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन वसूरतियाँ 48। ठीक है, अब जोड़ो तो 106 हो जाएगा। अब कितना धनावेश है, देखो ऐसे एक पे एक, ऐसे 2 है, 2 हो गया, अब हो गया 53। लो भाई, आसान है ना, ऐसे निकालेंगे किसके लिए, किसी भी लवण के लिए। जब कोई एसिड बेस रिएक्ट करता है ना, जैसे देखो ये HCl है और ये NaOH है, तो ये जल बनाएगा और जो इसके साथ दूसरा पदार्थ बनेगा वही लवण है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है। तो 3 कंडीशन, अम्ल के लिए, क्षार के लिए और किसके लिए, लवण के लिए आपने देखा। और कुछ बात बताते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो देखो, ऑक्सीकारक व अपचायक के लिए अगर ई की वैल्यू ज्ञात करना है तो पहले समझना पड़ेगा सूत्रभार और ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो अब हमको तो पता नहीं ऑक्सीकारक अपचायक क्या होते हैं, तो थोड़ा सा अप ले चलते हैं आपको, सुनो ध्यान से सुनना। जैसे ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यह ऑक्सीकरण हो रहा है, और किसी रिएक्शन में जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदलेगा, तो जो पहले था बाद में है, ये पहले है ना, ये क्या है पहले है, तो मतलब 2-2 कंपाउंड एक साथ चले, ऐसे सुनो। जैसे देखो, ये SN है और ये क्या है, Fe2 है, तो यहाँ 4+ है और यहाँ क्या है 2+ है। आगे गए तो SN ये 2+ हो गया और ये Fe क्या हो गया 3+ हो गया। तो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज है इस पे यही क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। अगर हमने इसका निकालना है तो इसके ऑक्सीकरण संख्या में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 2 का ना, तो यहाँ 2 रख दोगे। ठीक है, अब चाहे ऑक्सीकारक हो चाहे अपचायक हो, अगर इसका निकालना है तो यहाँ से देखो कितने का अंतर है, 1 का, तो यहाँ 1 का अंतर रख दोगे, 1 रख दोगे, यहाँ 1 रख दोगे। बात समझ में आई, किसी रिएक्शन में बड़ा इसका रोल आएगा।
तो ये लिख रहा है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। इसके लिए निकालना है कितने का परिवर्तन हो रहा है, 2 का। इसके लिए निकालना है कितने का परिवर्तन हो रहा है, 1 का। ऐसे इधर से चलो इसके लिए निकालना है तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, 1 का। इसके लिए निकालना है कितने में चेंज हो रहा है, 2 का। बात समझ में? तो ऐसे निकालोगे ऑक्सीकारक और अपचायक के लिए। चलिए ठीक है, ये तो बात आ गई। अब देखो ये वाला फार्मूला खतरनाक हमने पहले से लिखा है। देखो अब ये वाला फार्मूला कह रहा है कि nx इंटू डी इंटू 10/e। ई तो पता है आपका तुल्यांकी भार है। x क्या है, कह रहा है कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब ये विलेय इसमें है तो कितना प्रतिशत है विलेय, मतलब 10, 5, 20% है। तो अगर प्रतिशतता दे रहा है और इस विलयन का घनत्व तो क्या दे दे, डी क्या है घनत्व, तो इसमें ग्राम पर मिलीलीटर में विलयन का क्या है घनत्व। अगर प्रतिशतता दे रहा है विलेय का और घनत्व दे रहा है तो इस फार्मूले से वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब कह रहा है कि चलो मोलारता दिया है और आपको नॉर्मलता बतानी है। ये मोलारता नॉर्मलता में संबंध है। तो देखो अब क्या होगा, मोलारता गुणे यन क्या है, अगर वो H+ की संख्या है, यन क्या है, अगर एसिड है तो H+ की संख्या है, बेस है तो OH- की संख्या है, क्षार है धनावेश की संख्या है। बात समझ रहे हैं ना? अगर एसिड होगा और एसिड के लिए नॉर्मलता मोलारता दिया है, नॉर्मलता पूछ रहा है तो कितना H+ देगा उससे गुणा करोगे। अगर वो क्या दे दे, मोलारता दिया है और क्या दे रहा है, क्या दे रहा है बोलो, वो बेस है और नॉर्मलता बतानी है तो OH- कितना संख्या देगा, OH- कितनी संख्या में देगा एक अणु, उससे गुणा करो। क्षार है तो कितना प्लस देगा, उससे गुणा कर दो। ऑक्सीकारक अपचायक है, ऑक्सीकारक और क्या अपचायक अगर है तो जो आवेश में अंतर है उससे गुणा कर दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपके लिए। ठीक है, ये भी आप नोट आउट कर लो, बड़ा ही आसान सा है। चलो भाई चलो, आप नोट कर लिए हैं, अच्छी बात है। और देखो ये 1 बिलियन था, अब यहाँ नॉर्मलता N1 थी, आयतन क्या था V1 था। अब हमने आयतन को बढ़ा दिया, V2 कर दिया, नॉर्मलता क्या हो जाएगी N2। तो इन दोनों का रिलेशन कैसे बताया जाए, इसके लिए ये फार्मूला यूज करोगे, N1 V1 = N2 V2। ये नॉर्मलिटी इक्वेशन है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहा ये। लेकिन अब कुछ विशेष टर्म देखते हैं, नॉर्मलिटी टर्म। तो हमने क्या करना, जैसे मोलारता में पढ़े थे वैसे किस में पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता में। तो इधर आपने क्या करना है, ये विलयन का नाम कुछ हो जाएगा, टर्म नाम कह सकते हो। और इधर क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता। आसान सा है। आओ भाई देखो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट, सब बेसिक चीजें बता रहे हैं एकदम टू द पॉइंट। आओ, अगर ये 1n हो जाए, 2n हो जाए ना, 1/2n, 1/10n, 1/100n लिख दे कहीं, 1/1000n लिख दे, इसका मतलब है ये नॉर्मल विलयन इसको कहोगे। और इसे क्या कहेंगे, बाई नॉर्मल। इसे सेमी नॉर्मल, इसे डेसी नॉर्मल, इसे सेंटी नॉर्मल और इसे मिली नॉर्मल। तो बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, जितना हमने पढ़ाया है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है यानी W × 1000/E × VV/ml। तो ये सब अगर मान लो कह रहा है कि नॉर्मलता वो विलयन कैसा है, सेमी नॉर्मल है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2। ठीक है, अब कह रहे कि वेट निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो, E की वैल्यू निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका पढ़ा है, नॉर्मलिटी का। किसका कॉन्सेप्ट, नॉर्मलिटी का। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए आप लोग और
अगला वीडियो लेकर आएंगे जो स्पेशल न्यूमेरिकल होगा, स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल होगा। आपके बोर्ड्स एग्जाम, थ्योरेटिकल टच भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का कोरिलेशन, एक हाई ऑर्डर की थिंकिंग लेकर आएंगे। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा स्पेशल वीडियो होगा, वो नॉर्मलता और मोलरता पे स्पेशल न्यूमेरिकल, नॉर्मलता और मोलरता पर स्पेशल न्यूमेरिकल देखिएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बने रहिएगा हमारे चैनल पे।